हम स्टार्ट करेंगे YDSE, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हम ये कह सकते हैं वेव ऑप्टिक्स या तरंग प्रकाशिकी नाम का जो चैप्टर है, इसके 50% क्वेश्चन जो है सिर्फ अकेले एक टॉपिक से आते हैं जिसका नाम है YDSE, या जिसको हम बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या यंग का द्विछिद्र प्रयोग। देखो ये क्यों किया गया था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक टॉपिक जिसका नाम था इंटरफेरेंस या व्यतिकरण, जिसमें यह कहा था कि अगर एक पॉइंट पे दो वेव आकर मिलती है, एक ये मिल गई और एक ये मिल गई, तो इस चीज को बोलते हैं इंटरफेरेंस या व्यतिकरण। तो यंग को किसी पॉइंट पर इंटरफेरेंस अगर चेक करना होगा तो कम से कम कितनी वेव चाहिए, दो वेव चाहिए। और याद हो तो कल हमने एक वर्ड और लिखा था कि इंटरफेरेंस तभी होता है जब ये कैसे होते हैं, कोहेरेंट या कला संबद्ध होते हैं। तो व्यतिकरण या इंटरफेरेंस करवाने के लिए यंग ने एक सोर्स लिया S, जिससे चारों तरफ लाइट निकलना शुरू हुई। ये देखो, किसी सोर्स से जो लाइट बाहर आती है, इन चीजों को बोलते हैं वेव फ्रंट या तरंगाग्र। मतलब किसी स्रोत से जो लाइट आगे जाती है वो किसके फॉर्मेट में जाती है, वेव फ्रंट या तरंगाग्र के रूप में। सामने उसने एक गत्ता लगाया या कोई भी ब्लॉकेज किया और सामने यहां दो होल कर दिए, एक यहां और एक यहां। इसको हम नाम दे सकते हैं S1 और इसको दे सकते हैं S2। तो यहां से जब लाइट बाहर आई तो फर्स्ट सोर्स कौन हो गया, S1, और यहां से जब लाइट बाहर निकली तो दूसरा सोर्स क्या हो गया, S2। इन दोनों के बीच का जो गैप उसने लिया उसको नाम दिया स्मॉल d, और यहां उसने इस गत्ते से कैपिटल D डिस्टेंस पे एक स्क्रीन रखी जिस पे वो इंटरफेरेंस चेक करना चाह रहा था। इस टॉपिक पे क्या क्या सवाल हमसे पूछा जाएगा। पहला, अगर इसको और ज्यादा दूर रख दें तो क्या होगा, अगर इन दोनों को और ज्यादा दूर रख दें तो क्या होगा, अगर इस सोर्स को ही बदल दें तो क्या होगा। यहां छोटे दो होल किए हैं, अगर इसकी जगह पे बड़े बड़े दो छेद होते तो क्या होता। इन सब चीजों को किस टॉपिक में पढ़ा जाता है, यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो पहला सवाल इस पे आता है कि यंग ने अपने एक्सपेरिमेंट में दो सोर्स किस तरह से प्राप्त किए थे। व्हाट वाज द अवेलेबिलिटी और व्हाट वाज द रीजन बिकॉज ऑफ विच यंग गेट्स टू कोहेरेंट सोर्सेज। यंग को दो कला संबद्ध स्रोत किस तरह से प्राप्त हुए थे। इसने किसको डिवाइड किया है, वेव फ्रंट को। यहां से जो वेव फ्रंट आ रहा था इसने कितने हिस्सों में बांट दिया उसको, दो में। तो पहले सवाल का उत्तर है, सवाल है कि यंग ने अपने एक्सपेरिमेंट में दो सोर्स किस तरह से प्राप्त किए थे। तो उसने किसको डिवाइड किया था, वेव फ्रंट को। तो अगर पहला सवाल हमसे पूछा जाए, हाउ यंग गेट टू कोहेरेंट सोर्स, या यंग ने दो कला संबद्ध स्रोत किस तरह प्राप्त किए, तो क्या उत्तर देंगे, तरंगाग्र के विभाजन द्वारा, या इसी को बोलेंगे बाय डिवाइडिंग वेव फ्रंट। तो जो टॉपिक है अपना वो दे रखा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विछिद्र प्रयोग। तो ये सबसे पहले क्यों किया गया था, हमने ये पढ़ा है कि इंटरफेरेंस या व्यतिकरण दो तरंगों में होता है। इसने एक सोर्स रखा और उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। इन दोनों को एक जगह ये मिलवाएगा
और व्यतिकरण या इंटरफेरेंस चेक करेगा। इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग साइंटिस्ट का नाम था, डबल का मतलब 2 है। देखो यहां ये सोर्स रखा है एस, और ये सामने वो गत्ता रखा हुआ है जिस पे यहां स्क्रीन है जो कितनी डिस्टेंस पे है? कैपिटल डी पे है। अभी जो चीज मैं आपको समझाऊंगा ये हमें याद नहीं रखनी है, ये बोर्ड एग्जाम का डेरिवेशन है जो अपने काम में नहीं आएगा। हम सिर्फ लास्ट का रिजल्ट याद करेंगे। यहां से एक स्लिट इसने यहां की है S1 और दूसरा किया है S2, और इसके बीच के गैप को क्या नाम दे रखा है? स्मॉल डी। यहां से लाइट आती है यूं एक पॉइंट पे, और इसी पॉइंट पे इसकी लाइट जाती है ये। इस पॉइंट पे इसको आप O बोल सकते हो। हमें इंटरफेरेंस या व्यतिकरण चेक करना है। किया क्या है? एक लाइट यहां से भेज दी, दूसरी लाइट यहां से भेज दी, और उस पॉइंट पे हमें व्यतिकरण या इंटरफेरेंस चेक करना है। कैसे करवाएंगे? मान लो सेंटर से ये x डिस्टेंस पे, कितने पे है? हम ये कह सकते हैं अगर हम इसको यहां ले आते हैं तो देखो पूरा अगर d था तो ये ऊपर की डिस्टेंस कितनी है? d/2 है, और नीचे की भी कितनी है? d/2 है। तो यहां से जो डिस्टेंस है पूरी अगर x है, यहां से d/2 कम होती है तो ये है x माइनस d/2। अगर इसको जोड़ दें यहां तो x प्लस d/2। हम ये कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल इस तरह के हैं। देखो ये है x माइनस d/2, ये है x प्लस d/2, ये कैपिटल D है, ये कैपिटल D है। इसको नाम दे सकते हो λ1 और इसको नाम दे सकते हो λ2। पहले सोर्स से जो लाइट आगे गई है उसको क्या नाम दिया गया है? λ1, और दूसरे से जो लाइट गई है उसको क्या नाम दिया गया है? λ2। तो λ1 स्क्वायर लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से d स्क्वायर प्लस x माइनस d/2 स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर लिखेंगे तो λ2 स्क्वायर लिख सकते हैं d स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? ठीक है, इसमें से अगर इसको हम माइनस करते हैं तो ये आएगा ये, इसको लिखेंगे d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 प्लस dx माइनस d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और ये प्लस dx। इसमें से इसको माइनस किया, ये था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये तीन चीजें कट जाएगी और सिर्फ क्या बचता है यहां से? 2dx। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 10th क्लास की मैथ्स में आता है कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हो तो इसको लिखा जाता है a माइनस बी और a प्लस बी। λ2 माइनस λ1 इसको हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस, कि पहली तो चलती है λ1, दूसरी चलती है λ2, तो इन दोनों के गैप को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा लैम्डा। मान लो ये पॉइंट जिस पे हम इंटरफेरेंस करवा रहे हैं यहां कहीं होता, मतलब हम ये कह दें कि ये स्लिट होती और हम यहां इंटरफेरेंस करवाते, तो देखो ये दोनों जो डिस्टेंस है ये लगभग किसके बराबर मिलती है हमें? डी के। फिर सुनना क्या कह रहा हूं मैं, अगर इंटरफेरेंस इतना ऊपर नहीं करवा के हम इस बीच के पॉइंट के आसपास कहीं करवाएं तो λ1 भी और λ2 भी दोनों लगभग किसके बराबर होंगे? डी के। ये डेरिवेशन है, याद रखने का नहीं है, डायरेक्ट इसका रिजल्ट याद करेंगे और इन दोनों को वहां डी लिख देंगे। ये भी डी और ये भी डी ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2d। यहां 2 से 2 काट देंगे, x इज इक्वल्स टू आएगा, यहां से हमने x का फॉर्मूला जो निकाला है
ये किसी एग्जाम में हमसे ये नहीं कहा जाएगा कि इसको डिराइव करके दिखाइए। एक्स क्या आया है, डी डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स अपॉन। अब कल हमने ये कहा था एक पॉइंट के ऊपर अगर दोनों का प्लस आता है तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है या तीव्रता बढ़ जाती है, कहा था ऐसा। उस केस में जो डेल्टा लैम्डा है ये लिखा जाता है एन लैम्डा। क्या लिखा जाता है, यहां लिख दो, उत्तर आ गया डी एन लैम्डा अपॉन डी। ये किस चीज का फॉर्मूला आया है, कभी किसी भी सवाल में अगर हमसे कहा जाए ब्राइट फ्रिंज या चमकीली फ्रिंज तो ये फॉर्मूला लगता है। जैसे कहा जाए पहली ब्राइट फ्रिंज तो एन की जगह लिख देंगे 1। अगर आए सेकंड ब्राइट फ्रिंज, दूसरी चमकीली फ्रिंज, तो एन की जगह कितना लिख देंगे 2। अगर आए थर्ड ब्राइट फ्रिंज तो यहां पे कितना लिख देंगे। तो ब्राइट फ्रिंज अगर लेते हैं पहली तो लिखा जाएगा डी लैम्डा अपॉन डी, या इसको लिख सकते हैं लैम्डा डी बाई डी। दूसरी के लिए लिखा जाए तो 2 लैम्डा डी बाई डी। तीसरी के लिए लिखा जाए तो 3 लैम्डा डी बाई डी। चौथी के लिए लिखा जाए तो 4 लैम्डा डी अपॉन डी। तो जिस भी नंबर की ब्राइट फ्रिंज हमसे पूछी जाए या चमकीली फ्रिंज, एन की वैल्यू लिख देंगे। एन 1 है तो पहली है, 2 है तो दूसरी है, 3 है तीसरी है, 4 है तो चौथी। इसी फॉर्मूले में याद हो तो कल हमने ये भी कहा था कि अगर एक का प्लस आए और दूसरी का माइनस आए, जैसे ये है प्लस माइनस, इसका आएगा प्लस माइनस। अगर एक का प्लस आए दूसरी का माइनस आए तो डार्क फ्रिंज मिलती है। और उस केस में हमने डेल्टा लैम्डा लिखा था 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो यहां लिखेंगे फॉर डार्क फ्रिंज, काली फ्रिंज के लिए ये लिखा जाएगा x इज इक्वल्स टू, अभी फॉर्मूला आया था डेल्टा लैम्डा डी अपॉन डी। इस डेल्टा लैम्डा की वैल्यू अगर लिख दें तो उत्तर आता है ये। देखो सबसे पहला सवाल है कि ये क्या आ रहा है, x आ गया, लैम्डा आ गया, डी आ गया, कुछ का कुछ हुए जा रहा है। चक्कर क्या है इनका, होता क्या है, एक इस तरह की चीज स्क्रीन पे मिलती है। कोई बात नहीं, जितना भी गोल है आप समझ सकते हो कि ये क्या चीज है। जितना गोल है उसी से काम चला लो एक बार। देखो ये क्या है सामने देखना। अब ये है पहली काली फ्रिंज, ये अंदर का जो काली जगह दिख रही है ये वाइट है, पहली ब्राइट फ्रिंज, पहली चमकीली फ्रिंज। ये है दूसरी काली फ्रिंज, ये है दूसरी चमकीली, ये है तीसरी काली, ये है तीसरी चमकीली। हमने अभी जो फॉर्मूले लिखे हैं ये एक तो ये है और दूसरा हमने लिखा था अभी x बराबर एन लैम्डा डी बाई डी। ये किस फ्रिंज के लिए था, ब्राइट या चमकीली फ्रिंज के लिए। देखो यहां जो ये जगह दिखती है ये है काली फ्रिंज के लिए x1, ये यहां से यहां तक का जो गैप है ये है ब्राइट फ्रिंज का x1। यहां से यहां तक की जो गैप है इसको बोल सकते हो x2 काली के लिए, यहां से यहां तक ब्राइट के लिए।
यहां से यहां तक का जो गैप है ये x3 है और यहां से यहां तक का जो है ये x4। हमसे अलग अलग सवालों में चमकीली और काली फ्रिंज की चौड़ाई पूछी जाएगी। फाइंड दी फ्रिंज विड्थ ऑफ फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, फर्स्ट ब्राइट। तो ये क्या है, ये सेंटर से लेके इसके बीच तक का जो गैप है, जैसे पूछ ले यहां तक क्या है, तो देखो 1 2 3 तीसरे नंबर पे है, तो यहां से जो गैप है इसको कहेंगे फ्रिंज विड्थ ऑफ थर्ड डार्क फ्रिंज, तीसरी काली फ्रिंज की चौड़ाई। समझ में आ गया। अगर पूछा जाए यहां तक क्या है, तो देखो 1 2 3 3 नंबर की है, चमकीली है, तो अगर आप यहां से यहां तक का गैप लेते हो तो ये ली जाएगी थर्ड ब्राइट फ्रिंज की विड्थ। समझ में आ गई बात। देखो इनकी सबकी जो चौड़ाई है ये सेम मिलती है। थोड़ा गैप यहां पे मेंटेन नहीं हो पाया, लेकिन याद रखेंगे ये जो गैप है ये सबका सेम है। ये क्या सेम है, देखो अभी x बराबर हमने लिखा था n लैम्डा डी बाई डी। अगर फर्स्ट के लिए लिखा था तो क्या आया था, लैम्डा डी बाई डी। दूसरी के लिए 2 लैम्डा डी बाई डी। तीसरी के लिए लिखा था तो आया था 3 लैम्डा डी बाई डी। इन दोनों में कितना गैप है, लैम्डा डी अपॉन डी। इन दोनों में कितना गैप है, लैम्डा डी अपॉन डी। इस गैप को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, कि कितनी चौड़ाई की फ्रिंजें मिलती है। इनकी चौड़ाई जो ये हमें यहां दिख रही है कितनी मिलेगी, इसका फॉर्मूला लिखा जाता है लैम्डा डी अपॉन डी। इंटरफेरेंस में जब दो लाइट एक दूसरे के ऊपर मिलती है तो इस तरह का पैटर्न मिलता है। कुछ जगह इंटेंसिटी बढ़ जाती है, दिख रही है चमक यहाँ पे, और कुछ जगह कम हो जाती है, ये काले वाले हिस्से यहाँ पे दिख रहे। इस जुगाड़ को बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिससे उसने 3 चीजें निकाल के हमें दी है कि अगर ब्राइट फ्रिंज ली जाए तो लिखा जाएगा लैम्डा डी बाई डी। डार्क के लिए लिया जाए तो लिखा जाएगा 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d, और अगर फ्रिंज विड्थ ली जाए तो लिया जाएगा लैम्डा डी अपॉन डी। इन तीनों पे मिलाकर मैं आपको 10 सवाल बताऊंगा। एग्जाम कोई भी हो, किसी भी लेवल का हो, सवाल उन 10 में से ही आएगा। शुरू करें। फॉर्मूले सामने लिखे हुए हैं, देखो। नंबर 1 है, इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड, चेंज इन बीटा। यदि यंग के एक्सपेरिमेंट में यहां से लैम्डा इंक्रीज कर दिया जाए, पहला सवाल है बीटा बराबर होता है लैम्डा डी अपॉन डी। सवाल ये है, अगर यंग के एक्सपेरिमेंट में लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज कर दी जाए तो बीटा में क्या चेंज आएगा, इंक्रीज हो जाए। इस सवाल को सीधा भी दे सकता है या यूं भी दे सकता है, इफ येलो लाइट इज replaced by red light then बीटा will। यदि यंग के प्रयोग में पीले के स्थान पर लाल प्रकाश काम में लिया जाए तो क्या होगा। देखो रंगों का जो स्पेक्ट्रम हम पढ़ते हैं ये है VIBGYOR। सवाल ये है, अगर पीले रंग की जगह लाल रंग काम में लिया जाए, येलो की जगह कौन काम में आए, रेड काम में आए, तो एक तरह से हमने लैम्डा की वैल्यू बढ़ा दी है। सवाल में सीधा भी दे सकता है कि अगर लैम्डा बढ़ाया जाए तो क्या होगा, और यूं भी दे सकता है, डायरेक्ट नहीं बोलेगा, खुद से समझना है क्या किया गया है। अगर लैम्डा बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, बीटा फिर से क्या आएगा, इसकी जगह पे ज्यादा आएगा। तो दोनों में से कोई भी सवाल पूछा जाए दोनों का उत्तर सेम है कि बीटा क्या हो जाएगा। पहले सवाल में कोई दिक्कत किसी को। दूसरा है, देखो बीटा बराबर है लैम्डा डी बाई डी।
इफ डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज इंक्रीज्ड, यदि स्लिटों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए। अब सवाल यह है कि क्या चेंज आएगा अगर पहले एक्सपेरिमेंट था इस तरह का और अब एक्सपेरिमेंट है इस तरह का। यहां तो इनके बीच में डिस्टेंस थी इतनी और अब ये गैप बढ़ा दिया इसने यहां से, तो क्या होगा? देखो बीटा बराबर था लैम्डा डी अपॉन डी। अगर छोटे डी की वैल्यू आप इंक्रीज करते हो तो बीटा साथ में क्या आएगा? सवाल है यदि यंग के एक्सपेरिमेंट में दोनों स्लिट के बीच का गैप बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? अगर आप इस स्मॉल डी की वैल्यू बढ़ाते हैं तो साथ में बीटा की वैल्यू क्या आएगी? क्लियर है? तीसरा सवाल आता है, फॉर्मूला आपके सामने है लैम्डा डी अपॉन डी। इफ डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट इज इंक्रीज्ड, यदि यंग के प्रयोग में स्क्रीन की दूरी स्लिट से बढ़ाई जाए। अब की बार क्या किया गया है? देखो ये पहले तो थे इतने डिस्टेंस पे और अब इस स्क्रीन को लगा दिया गया यहां, तो डी ज्यादा हो गया है। पहले क्या था? ये डी इतनी दूर था और अब इस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फॉर्मूला है बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन डी। अगर सवाल में लैम्डा डी अपॉन डी इसकी वैल्यू बढ़ा दी जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पहले बेसिक तीन सवाल जो तीनों इसी फॉर्मूले से बनते हैं, क्या लैम्डा बढ़ाए तो क्या होगा, डी बढ़ाए तो क्या होगा और छोटा डी बढ़ाए तो क्या होगा। समझ में आ गए तीनों? अब सवाल आता है इन तीनों के अलावा, मान लो देखो एक बार तो है इस तरह का एक्सपेरिमेंट और एक बार किया गया इस तरह का एक्सपेरिमेंट। क्या फर्क है इन दोनों में? यहां इन स्लिट के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है जबकि यहां क्या है? ज्यादा है। कई बार हम ये देखते हैं जैसे किसी खिड़की में जंगले में एक लोहे की पतली जाली लगी हुई होती है, अगर कम लाइट एक साइड से भेजते हैं तो नीचे एक छाया सी छपी हुई होती है जिसमें जाली दिखती है। मान लो जाली नहीं हो, पूरी खिड़की खुली होती तो क्या पीछे जाली दिखेगी? सब कुछ एक हो गया। तो इसी तरह जब यहां से दो लाइट आएगी तब तो ये दो की तरह काम करेगी, जाली दिखेगी, अलग अलग दिखेगा। लेकिन अगर ये गैप ज्यादा है जरूरत से तो सब कुछ गायब हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। सवाल क्या आता है? इफ width of slit is increased in YDSE, यदि यंग के प्रयोग में स्लिट की चौड़ाई बढ़ा दी जाए तो सवाल क्या है? पहले हमने तीन चेंज किए थे, बीटा बराबर लैम्डा डी अपॉन डी। इसको चेंज करें तो क्या होगा, इसको चेंज करें तो क्या होगा, इसको चेंज करें तो क्या होगा। अब सवाल है इन तीनों के अलावा अगर इन स्लिट की चौड़ाई बढ़ाई जाए तो सब कुछ गायब हो जाएगा, इंटरफेरेंस होना क्या हो जाएगा? बंद। इंटरफेरेंस पैटर्न विल डिसअपियर, जैसे बोर्ड से हो रहा है अभी, व्यतिकरण प्रारूप गायब हो जाए। इन चार सवालों में किसी को दिक्कत है? सही है बॉस? अगला सवाल आता है, देखो अगले तीन सवाल ध्यान से सुनना, वो एक जैसे हैं लेकिन उत्तर अलग है उनमें। जैसे एक सवाल आता है नंबर 5 पे, व्हाट विल हैपन if experiment is repeated in
ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, क्या होगा यदि प्रयोग को म्यू अपवर्तनांक के माध्यम में दोहराया जाए। अगला सवाल है, पहले इस पूरे एपरेटस को हवा में रखा गया था, तो बीटा बराबर क्या मिल रहा था, लैम्डा डी अपॉन डी। अब अगर इसको उठा के पूरे को पानी में, तेल में, तेजाब में किसी भी जगह डाल दिया जाए तो नया बीटा कितना आएगा? उत्तर छोटा सा है, जितना पहले था वो म्यू से डिवाइड हो जाएगा। जितनी फ्रिंज विड्थ पहले मिल रही थी वो किससे डिवाइड हो जाएगी? म्यू से। आम तौर पे म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, हम ये कह सकते हैं कि बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। जैसे अगर 2 से भाग लगाओगे तो पहले से आधी आएगी, 3 से लगाओगे तो कम आएगी। हम ये कह सकते हैं कि ये तो है हवा में, अगर मीडियम में रख दिया जाए तो ये पहले से कम हो जाएगी। ये तो है इन एयर और ये है इन मीडियम। अगर किसी एक्सपेरिमेंट को पानी के अंदर, तेल में या किसी भी मीडियम में रख दिया जाए तो क्या होगा? अंतर दिख रहा है? हवा में फ्रिंज की चौड़ाई ज्यादा थी, मीडियम में आते ही कम हो जाएगी। कितनी गुना कम हो जाएगी? म्यू टाइम, क्योंकि म्यू से वो डिवाइड हो जाएगी। 5 सवाल समझ में आ गए। छठे सवाल में एक साथ 3 सवाल मिक्स है। देखो क्या है, पहले एक्सपेरिमेंट था ये, ठीक है, फिर क्या किया गया? बाकी सब कुछ तो सेम है, एक के रास्ते में यहां कोई ग्लास की स्लैब रख दी गई, कोई कांच का टुकड़ा यहां पे बीच में रख दिया गया। ये लो, और इसकी जो थिकनेस है ये दे रखी है आपको टी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक इसका दे रखा है म्यू। इसमें 3 सवाल आएंगे, ध्यान से सुनना। पहली चीज, ये गलत क्यों हो जाता है? आमतौर पे हम ये सुनते हैं कि अगर औजार को म्यू मीडियम में रख दें तो म्यू से डिवाइड हो जाता है। अब यहां भी क्या आया है? म्यू। तो सवाल क्या है, क्या होगा यदि एक म्यू अपवर्तनांक व टी मोटाई की प्लेट एक स्लिट के सामने रख दी जाए? What will happen if a glass slab of refractive index mu and thickness T is placed in path of a slit? यहां से 3 सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल आएगा नंबर 1, चेंज इन बीटा। बीटा में क्या परिवर्तन होगा? कौन बताएगा? नहीं बदलेगा, जितना पहले था उतना ही रहेगा। गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी पीछे सुन के आए कि म्यू से डिवाइड होता है। वो डिवाइड तब होता है जब पूरा एपरेटस किसी मीडियम में रखा जाए। अगर एक के रास्ते में कुछ रखते हैं तो क्या याद रखेंगे? बीटा चेंज नहीं होगा। पहला सवाल। दूसरा, फिर क्या चेंज आएगा इसको रखने से? फ्रिंज पर क्या चेंज होगा? देखो क्या चेंज होगा, जो यहां मिल रही थी वो थोड़ी ऊपर मिलने लगेगी। किधर मिलने लगेगी? अगर इसके रास्ते में कोई चीज रखी गई तो सारी फ्रिंज ऊपर खिसक जाएगी, अगर इसके रास्ते में रखी गई तो सारी फ्रिंज नीचे खिसक जाएगी। तो उत्तर हिंदी में मैं लिख देता हूं, क्या सारी फ्रिंज
खिसक जाएगी। किधर खिसकेगी? यदि ए के सामने स्लिट हो तो ए की तरफ खिसकेगी, अगर बी के सामने स्लिट हो तो बी की तरफ खिसकेगी। याद रखेंगे, पहली चीज फ्रिंज विड्थ में चेंज नहीं आएगा। दूसरा, अगर ए के सामने रखते हैं तो ए की तरफ खिसकेगी, बी के सामने रखोगे तो बी की तरफ खिसकेगी। और तीसरा सवाल आता है कितनी खिसकेगी? कितनी खिसकेगी? बाई हाउ मच डिस्टेंस फ्रिंज विल शिफ्ट। तो इसका उत्तर देते हैं म्यू माइनस 1 इंटू टी से खिसकेगी। कितनी खिसकेगी? म्यू माइनस 1 इंटू टी। अगर किसी एक स्लिट के सामने टी थिकनेस या चौड़ाई की म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की स्लैब रखी जाए तो कितनी खिसकती है? म्यू माइनस 1 इंटू टी। 5 थे, 3 सवाल इसमें आ गए, 6, 7, 8। अगले 2 सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 9। मान लो ये एक एपरेटस है और ये सेम इसी तरह का दूसरा एपरेटस है। यहां λ1 लाइट काम में लेते हैं, यहां λ2 काम में लेते हैं। यहां n1 फ्रिंज मिलती है, यहां n2 मिलती है। तो इनमें क्या रिलेशन होगा? इफ n1 फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड विथ λ1 light, then find number of fringe with λ2 light। तो याद रखेंगे, फॉर्मूला काम में लिया जाता है n1 λ1 इज इक्वल्स टू n2 λ2। अगर λ1 लाइट के साथ आपको n1 फ्रिंज मिलती है तो λ2 लाइट के साथ आपको कितनी फ्रिंज मिलेगी? n2। समझ में आई बात? और लास्ट 10वां सवाल आता है इन YDSE इफ फोर्थ डार्क फ्रिंज ऑफ λ1 मैच विथ सिक्स्थ ब्राइट ऑफ λ2, देन रेशियो ऑफ λ1 एंड λ2। देखो सवाल दे रखा है, अगर λ1 लाइट की फोर्थ डार्क फ्रिंज, याद करो क्या फॉर्मूला था? x बराबर था 2n माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d, जबकि ब्राइट के केस में था n लैम्डा डी अपॉन डी। फोर्थ डार्क, यहां पे अगर 4 लिखते हैं तो 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 1 7, तो आएगा 7 लैम्डा डी अपॉन 2d। यहां लैम्डा दे रखा है 1। ये किसके इक्वल है? सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज। सिक्स्थ का मतलब है 6 लैम्डा डी बाई डी। कौन सी लाइट की? इसकी। डी से डी काट देंगे, कैपिटल डी से कैपिटल डी काट देंगे, तो λ1 बाई λ2 आएगा 12 बाई 7। ये मैं आपके सामने पीडीएफ अभी स्टार्टिंग पेज से लास्ट पेज तक वापस ओपन करूंगा, तो इसको आप नोट कर सकते हो। इन 10 सवालों के अलावा YDSE का सवाल कभी नहीं आएगा, और इन 10 में से एग्जाम में एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। क्या क्या? मैं फिर से शॉर्ट में एक बार बोल देता हूं सारे सवाल। बीटा बराबर था लैम्डा डी अपॉन डी। पहला सवाल था लैम्डा बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बीटा बढ़ जाएगा। अगर डी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बीटा। अगर डी बढ़ाएंगे तो बीटा क्या हो जाएगा? कम। 3 सवाल। चौथा सवाल, अगर स्लिट की ये चौड़ाई बढ़ाई जाए तो क्या होगा? इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपीयर, सब कुछ गायब हो जाएगा। नंबर 4। 5वां, अगर एपरेटस को मीडियम में डाल दें तो जो नया बीटा डैश है ये बीटा अपॉन म्यू आएगा। 6 सवाल था, अगर एक के रास्ते में यहां कोई स्लैब रख दी जाए तो क्या होगा?
बीटा में नो चेंज, पहली चीज। दूसरी चीज, ए के सामने रखा तो ए की तरफ, बी के सामने रखा तो बी की तरफ। और लास्ट हमने लिखा था कि कितना खिसकेगा, म्यू माइनस 1 इंटू 5, 6, 7, 8, लैम्डा 1 के साथ n1 फ्रिंज हो, लैम्डा 2 के साथ n2 हो, तो ये। और लास्ट थर्ड ब्राइट फोर्थ डार्क के साथ मैच करती है। तो जो फॉर्मूले हमने लिखे थे, तो ब्राइट के लिए था यहाँ पे n और डार्क के लिए था 2n माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d। यहां से आप YDSE या इंटरफेरेंस को पूरा याद कर सकते हो। ये 10 सवाल अगर याद है तो इंटरफेरेंस का सवाल अपना गलत नहीं हो। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाइफ्रैक्शन। तब तक के लिए बाय।